नमस्कार साथियों। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कोई एक ऐसा बिंदु, एक पॉइंट या एक फ्रेम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में रख कर हम किसी चीज को या कोई पॉइंट है उसको हम डिफाइन करते हैं। सपोज करो कि ये कोई एक प्लेन है, इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P को मेरे को डिफाइन करना है, तो डिफाइन मैं करूंगा भाई इसके क्या निर्देशांक रहेंगे। तो कोई ना कोई मेरे को इनिशियल पॉइंट चाहिए। मैं यहाँ से भी डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ से भी डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को कोई ना कोई एक इनिशियल स्टेज चाहिए जहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। तो सपोज करो कि यहाँ इस पॉइंट से मैं डिफाइन करता हूँ कि इस पॉइंट से आप जितना एक्स अक्ष पर इतना जाते हो, वाई एक्स पर इतना जाते हो, तो आपको पॉइंट P मिलेगा। तो ये मेरा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में मैंने P को डिफाइन किया है। तो P के लिए क्या बन गया है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इसी के रेफरेंस में इसको हमने क्या किया है? पोजीशन को डिफाइन किया है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट खड़ा है और यहाँ से कोई एक ट्रेन जो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ट्रेन में वेलोसिटी है, स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर है। तो इस ट्रेन की वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में? इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। तो इस ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा प्लेटफॉर्म, जिसके रेस्पेक्ट में ये ट्रेन क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। और अगर हमारी ट्रेन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ये रुकी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसके रेस्पेक्ट में, इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा क्या है यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह बिंदु है जिसके सापेक्ष हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं या किसी अन्य बिंदु को परिभाषित करते हैं या किसी अन्य तंत्र की विवेचना करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, गतिशील है, स्थिर है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। अब ये निर्देश तंत्र भी सामान्यतः फिजिक्स के अंदर दो टाइप्स के ही लेते हैं। एक है हमारा क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो जहाँ पर हमेशा एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, वाई जेड, तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ फ्रेमों में इस प्रकार से भी हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन को लेते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बहुत कम काम में आता है और ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मोस्टली केसों में या 99% केसों में देखने को मिलता है। तो हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कब काम में आता है कि जब आपको बताना हो कि कोई पॉइंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में -x के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां पर इसकी हम कभी कभार जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो पहला आता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है? तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे तंत्र है, निर्देश तंत्र, जिसमें हमारे जड़त्व के नियम का पालन होता है। जहां पर हमारा जो इनर्शियल, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो वैलिड रहते हैं, उनके नियम का पालन होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं और इसको गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो ये इसके दो और नाम है, न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका एक ही मतलब है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। कि अब आप देखिए कि इसमें एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि इनर्शियल का नियम क्या कहता है? जहां पर हमारा वस्तु गतिशील है तो गतिशील, या रेस्ट में है तो रेस्ट, यानी वहां त्वरण की कोई बात नहीं हो रही है। और यानी कि त्वरण तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई निर्देश तंत्र है जिसमें त्वरण नहीं है, वेलोसिटी आपकी 0 हो सकती है या वेलोसिटी आपकी कोई कांस्टेंट हो सकती है,
इन दोनों में से कोई भी हो और ये नहीं है, इसका मतलब वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को देखो वापस अभी प्लेटफॉर्म वाले एग्जांपल से कंसीडर कर लेते हैं। मान के चलते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर कोई स्टूडेंट खड़ा है और ये एक ट्रेन है जो रुकी हुई है और इसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है। इस ट्रेन के अंदर ट्रेन की वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, तो ऑब्जर्वर बी जो ट्रेन के अंदर है और ऑब्जर्वर ए जो बाहर खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, तो ऑब्जर्वर ए के लिए बी जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है। हम पॉइंट ऑफ व्यू ए से बात कर रहे हैं, बी को हम एक एज ए ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो हमारा ऑब्जर्वर बी है वो हमारे लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। और इसके साथ ऐसा होता कि ये हमारा ऑब्जर्वर ए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और ये जो ट्रेन है वो मतलब कहीं से आ रही है और किसी v इक्वल टू मान के चलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, इस ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। इस प्रकार से रुकी नहीं है, आ रही है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो ऑब्जर्वर जो बी है जो ट्रेन के अंदर है, तो अभी भी ये पूरा का पूरा जो तंत्र है इस ऑब्जर्वर के लिए ए के लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। यहाँ जड़त्व के नियम का पालन होगा। जड़त्व के नियम का मतलब है बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस दोनों कंडीशन, यहाँ हमारी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन दोनों कंडीशन में क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल कब नहीं होगा, इनर्शियल तब नहीं होगा कि जब ये हमारा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर बाहर ए खड़ा है, ट्रेन जो रुकी हुई थी और अपने टाइम पर क्या करती है, यहाँ से गति करना प्रारंभ कर देती है। तो जब ये गति रुकी अवस्था से वेलोसिटी ले लेती है और कंटिन्यू अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती जा रही है, तो इस कंडीशन के अंदर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, इनर्शियल फ्रेम नहीं रहेगा। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारी ये सिचुएशन है फुलफिल हो रही है, वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारा फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। और अगर उसमें त्वरण है तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। जैसा कि तीसरा केस था, इस तीसरे केस के अंदर क्या है, तो रुकी हुई ट्रेन जब वेलोसिटी ले रही है, तो वेलोसिटी हमको पता है कि ट्रेन की पहले इनिशियल में 0 थी, फिर उसकी 5, 10, 15 इस प्रकार से कंटिन्यू मान के चलते 80 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ती जा रही है। तो यहाँ बढ़ने स्पीड की इस मैक्सिमम वैल्यू बढ़ने तक ये फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है। जब ये कांस्टेंट हो जाएगी, मान के चलो फिर हमेशा 80 के लिए चल रही है, तो उसके बाद ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा बन जाएगा, इनर्शियल बन जाएगा। उससे पहले ये नॉन इनर्शियल रहेगा। अब आता है दूसरा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम जिसमें न्यूटन्स का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो फॉलो नहीं होता है, वैध नहीं रहता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए एक ही कंडीशन है कि ऐसे फ्रेमों के अंदर जो एसिलेशन है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। तो वे सारे के सारे निर्देश तंत्र जिसमें त्वरण हो वे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अब इसमें आपका त्वरण कैसे भी हो सकता है, एक सूडो फोर्स से भी हो सकता है, आप बाहर से कोई फोर्स लगाकर भी ये दे सकते हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं। हमको तो ये कि चाहिए कि आपका ए नॉन जीरो होना चाहिए। अब चलते हम बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ है पृथ्वी वो क्या है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। तो देखो पृथ्वी क्या करती है, अपना ये अक्ष है इसके करस्पॉन्डिंग रोटेट करती है और 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पर उसकी जो कोणीय वेलोसिटी है वो आपकी 0 नहीं है। अब कोणीय वेलोसिटी 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा एक आप किसी वर्ताकार पथ पर घूमते हो
तो वहां पर एक अपकेंद्री बल लगता है बाहर की तरफ, जो हमारा क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर कोणीय वेलोसिटी ओमेगा 0 नहीं है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप रहोगे तो आपको क्या करेगा, एक अपकेंद्री बल लगेगा। कहाँ? सूडो फोर्स हमेशा सरफेस से बाहर की ओर। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एसिलेशन की, वो क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे हम 2 पाई, और 24 घंटे के अंदर एक चक्कर कर रही है, तो 24 इंटू 3600 का स्क्वायर। आर है पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की जो त्रिज्या वो कितनी होती है 6400 किलोमीटर। तो 6400 इंटू 10⁻³ और इसको मैं सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेट, तो ये आता है 3.4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको चाहे तो मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो ए है वो नॉन जीरो आया है, यानी ए जीरो नहीं है आपका। तो इसका मतलब जो पृथ्वी है वो हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, गैलीलियन रूपांतरण। तो ये गैलीलियन रूपांतरण क्या है? ये हमारा निर्देश तंत्रों के बीच में एक संबंध रहता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि वे समीकरण जो दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बीच के निर्देशांकों के बीच में संबंध दर्शाते हो, तो उनको हम क्या करेंगे, गैलीलियन रूपांतरण। कैसे? एक छोटा सा अभी मान के चलो, ये कोई फ्रेम है, एस फ्रेम है, और ये कोई दूसरा फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको मैं एस डैश कहता हूं। तो यहाँ पर कोई ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी क्या होगा, एस फ्रेम के अंदर भी इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। एस डैश के अंदर भी क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कोई ना कोई, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो इन दोनों फ्रेम के अंदर जो कोऑर्डिनेटों के बीच में जो रिलेशन बताएगा, वे समीकरण क्या कहलाते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। यानी कि एक्स डैश का एक्स से क्या रिलेशन है, वाई डैश का वाई से क्या रिलेशन है, और जेड डैश का जेड के साथ क्या रिलेशन है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वापस नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा एक स्थिर निर्देश तंत्र है एस। इस पूरे के अंदर हम क्या करेंगे, हम एस फ्रेम को हमेशा लैब के साथ रखेंगे, यानी अपन जहाँ खड़े हैं वहीं पर उसको एस फ्रेम को रखेंगे। और दूसरा जो हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश है, उसको हम क्या करेंगे, कहीं न कहीं किसी के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ उसको शो करेंगे। तो मान के चलते हैं कि पहले एस और एस डैश दोनों फ्रेम क्या थे, कॉन्साइड थे, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे पर अध्यारोपित थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा एस डैश फ्रेम है, ये भी हमारा क्या बिल्कुल इसके ऊपर अध्यारोपित है। तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे, वाई डैश, एक्स डैश और जेड डैश, और इसका मूल बिंदु हो जाएगा ओ डैश। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये हमारा एस डैश जो फ्रेम है वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, तो मान के चलते हैं कि t समय बाद वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। ये इसका x डैश वापस वही, ये इसकी y डैश और ये इसका z डैश। अब आपका ओरिजिन आ गया यहाँ पर o डैश, और ये जो शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट मैं मान के चलता हूँ, ये यहाँ से जो पहले O था, O से अब नए O डैश की ये वाली पोजीशन है, वो मान के चलते हैं कितनी है, r0 है। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से। कौन सी डायरेक्शन में, केवल प्लस x की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है। तो अब एक कोई पॉइंट P में कंसीडर करता हूं, ये वाला। इस पॉइंट का S फ्रेम के अंदर
जो पोजीशन वेक्टर है वो है मेरा आर ओ पी, और इस पी का एस डैश फ्रेम के अंदर जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर डैश, और आर जीरो है वो क्या है, ओ से ओ डैश का पोजीशन वेक्टर। तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से मिल रहा है हमको आर इक्वल टू आर डैश प्लस आर जीरो। ये हमारा जो त्रिभुज का सदिश संयोजन का जो नियम है, क्या रहता है कि दो सदिश अगर किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से दर्शाते हो तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में ली गई है वो परिणामी को दर्शाएगी, तो वो हमारा क्या है, आर है। तो अब हमको चाहिए आर डैश की वैल्यू, तो आर डैश क्या आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर जीरो। और आर जीरो क्या है, आर जीरो दूरी है किसकी, ओ से ओ डैश की, और ओ से ओ डैश की दूरी कितनी होगी टी समय में। हमने कहा था कि ये वी जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये दूरी हो जाएगी हमारी आर जीरो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वी जीरो इंटू टी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं। और ये कौन से डायरेक्शन में है, ये देखो मैंने पहले कहा था कि v जीरो कौन से है, केवल x एक्सिस पर चल रहा है, v जीरो का कोई घटक नहीं है y और z के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन लिखना चाहो तो i कैप आएगा और कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा r डैश इक्वल टू r माइनस वी जीरो इंटू टी आई कैप। r डैश क्या है, पोजिशन वेक्टर किसका, P का, किसके रेस्पेक्ट में, S डैश फ्रेम के अंदर जो V जीरो वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो R डैश क्या होगा, मान के चलते हैं R डैश हमारा है X डैश I कैप, Y डैश J कैप और Z डैश K कैप। R क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर किस फ्रेम में, S फ्रेम के अंदर, तो ये हो जाएगा X I कैप, Y J कैप और Z K कैप। तो R डैश और R इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा हमको R डैश इक्वल टू X डैश I कैप, Y डैश J कैप, Z डैश K कैप इक्वल टू X I कैप, Y J कैप प्लस Z K कैप माइनस V जीरो T इंटू आई कैप। तो आई कैप को हम साथ में लिख लेते हैं, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप इक्वल टू एक्स माइनस वी जीरो इंटू टी आई कैप प्लस जे के कैप प्लस सॉरी जे नहीं वाई जे कैप प्लस जेड ई कैप। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं किसका, डायरेक्शन का। तो आई कैप के डायरेक्शन में आई कैप का, जे के डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर जे कैप का और के कैप की डायरेक्शन में के कैप का। तो क्या मिल रहा है, आई कैप की डायरेक्शन में एक्स डैश इक्वल होगा किसके, x माइनस वी जीरो इंटू टी के, वाई डैश इक्वल होगा किसके, y के, और z डैश इक्वल है किसके, z के। ये जो तीन इक्वेशन मिले हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। तो रूपांतरण यही है गैलीलियन का कि आपका दो निर्देश तंत्रों के बीच में उनके निर्देशांकों के बीच में जो इक्वेशन मिलता है, जो संबंध मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, ये हमने एक स्टैंडर्ड केस लिया था जिसमें हमारा एक फ्रेम स्थिर था जो ये वाला था, और दूसरा फ्रेम जिसने मूल बिंदु से गति प्रारंभ की थी v जीरो वेलोसिटी से केवल x अक्ष पर मूव कर रहा था। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फ्रेम है एक स्थिर फ्रेम है
और दूसरा जो फ्रेम है वो गतिशील है, लेकिन अब गति केवल एक्स एक्स पर नहीं होगी, अब हमारी गति इस प्रकार से हो रही है, इसमें कंडीशन आ जाएगी क्या, एक्सिस आर पैरेलल एंड एस डैश फ्रेम moves with v velocity, या v0 कह देते हैं, v0 वेलोसिटी। पहले वाले में हमारे क्या था, v0 आई कैप था, अब हमने कह दिया कि हमारी एक्सिस तो पैरेलल है। एक्सिस का पैरेलल का मतलब है कि ये हमारा लेफ्ट फ्रेम है एस एक्स वाई जेड और ये इसका ओरिजिन है। पहले हमारा जो एच डैश फ्रेम था वो केवल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा था, अब हमारा क्या है, किसी भी डायरेक्शन मान के चलते यूं जा रहा है। पहले यहाँ पर था इसका ओरिजिन, अब यहाँ पर आ गया है और ये हमारा फ्रेम है एच डैश फ्रेम, तो एक्स डैश, ये जेड डैश और ये हो गया हमारा वाई डैश। ये शिफ्ट हो गया कितना, r0, और किस वेलोसिटी से जा रहा है, v0 वेलोसिटी से जा रहा है। अब हम कोई पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका कोऑर्डिनेट r डैश और s के रेफरेंस में इसका जो निर्देशांक आ जाएगा वो मान के चलते पॉइंट P का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा r, तो ये हो गया r। वापस वही r इक्वल टू r0 प्लस r डैश। अब यहाँ पर इसमें डिफरेंस ये है कि v0 है, v0 के 3 कंपोनेंट यहाँ पर हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि v0 अब हमारा केवल x एक्सिस पर नहीं है, x अक्ष पर भी इसका घटक है, जिसको हम कहते हैं v0 x आई कैप, v0 y j कैप प्लस v0 z k कैप। तो v0 के 3 घटक आ गए। तो कुछ समय बाद हमने ये कहा था कि एच डैश फ्रेम एस पर था और v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास r की वैल्यू वापस वही, r तो वही रहना है, x आई कैप y j कैप प्लस z k कैप, और r डैश भी वही रहना है, x डैश आई कैप y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। तो ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक पर हम निकाल लेते हैं r0। तो r0 क्या होगा, r0 क्या होगा, r0 होगा v0 इंटू टी, और v0 की पूरी ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो r डैश इक्वल टू r माइनस r0। चलो वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x डैश आई कैप y डैश j कैप और z डैश k कैप इक्वल टू x आई कैप y j कैप प्लस z k कैप माइनस v0 x आई कैप इंटू टी माइनस v0 y इंटू टी इंटू जे कैप माइनस v0 z इंटू टी इंटू के कैप। कैप वाले आई कैप जे कैप वाले को एक साथ लिखते हैं, आई कैप का कंपेरिजन करते हैं इस वाला आई कैप से। तो क्या आ जाएगा, x डैश इक्वल टू यहाँ पर आई कैप ये रहा और दूसरा टर्म ये रहा, तो क्या आ जाएगा x माइनस v0 x इंटू टी, y डैश इक्वल टू y माइनस v0 y इंटू टी, और z डैश इक्वल टू z माइनस v0 z इंटू टी। तो ये हमारे कहलाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। पिछली बार भी हमको ऐसे ही मिले थे, देखिए ये रहे, इस बार भी हमको यही मिल रहा है। पिछली बार हमने केवल स्टैंडर्ड केस लिया था, यानी कि उस समय ये वाले जो कंपोनेंट है ये हमारे जीरो थे वेलोसिटी वाले, केवल ये एक्स एक्सिस पर था। तो कभी एक
आता है एग्जाम में कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, तो कोई भी निकाल सकते हो अगर उसके साथ वो कंडीशन देता है कि केवल एक्स एक्स पर मूव कर रहा है, तो हमको ये वाली निकालनी है, ये वाला। और अगर वो कहता है कि आपका ए फ्रेम दूसरे रेफरेंस के मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से, जनरल केस है, तो उस कंडीशन में ये वाले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। धन्यवाद सभी को। अगली वीडियो में हम देखेंगे गैलीलियन निश्चितता क्या रहती है या गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है, और उसका हम डेराइव जो भी एक दो डेरिवेशन है उसको करेंगे। धन्यवाद।